हाय एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था हमारे जो है कंपोनेंट और जेसिक्स को। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रॉप्स को। प्रॉप्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉप्स क्या होता है देखिए। तो प्रॉप्स में जाने से पहले प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं, फिर आपको प्रॉप्स जो है समझ में आ जाएगा। पहले प्रॉब्लम को समझिए, ठीक है। तो ये जो कोड था हमने पिछले लेक्चर में किया था। इन सब कोड को यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा इस तरह से। इन सब को मैं यहाँ से कर दूंगा रिमूव, इन सब को हम रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद जो है देखिए, मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाऊंगा। तो आप कंपोनेंट क्या करेंगे, आप एक इस तरह से फोल्डर बना लीजिए। यहाँ पर एसआरसी के अंदर जो भी फाइल्स एंड फोल्डर बनाएंगे आप एसआरसी के अंदर बनाएंगे। एसआरसी के अंदर मैं इस तरह से एक बनाऊंगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा, प्लूरल होना चाहिए। इस तरह से आइकन आपके में आना चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर में बनाऊंगा इस तरह से प्रोडक्ट डॉट जे एस एक्स, प्रोडक्ट डॉट जे एस एक्स। पहला लेटर कैपिटल केस में होना चाहिए, ठीक है। पी पी का कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल केस में होना चाहिए और डॉट जेसेस होना चाहिए। और आप इस तरह से एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आर एफ सी करना है, ये आपको पता है। अब जो है आर एफ सी करने के बाद ये आपने बना लिया एक इस तरह से कंपोनेंट। तो ये रिएक्ट इंपोर्ट हुआ, ये आपका एरो फंक्शन हुआ। रिटर्न के अंदर आपने ड्यू में लिखा प्रोडक्ट, ठीक है। आप जो चाहे लिख सकते हैं। और एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट। अब इस कंपोनेंट को आपने एक्सपोर्ट यहाँ ऑटोमेटिक कर दिया। अब इसको इंपोर्ट करेंगे कहाँ पर, ऐप पर। कैसे भी करके सारा कोड लिंक होना चाहिए आपके ऐप में। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट इस तरह से प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट फ्रॉम डॉट स्लैश डबल कोड्स में डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश प्रोडक्ट। तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से मैंने जो है इस तरह से इंपोर्ट लिखा, इस तरह से इंपोर्ट लिखा, प्रोडक्ट लिखा, पी को कैपिटल में लिखा क्योंकि फाइल का नाम है। तो यहाँ पर यहाँ पर आ रहा है सजेशन। ये कहाँ से आ रहा है, ये आपके ES7 एक्सटेंशन से आ रहा है। तो यहाँ पर मैं करूंगा एंटर। मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बिना पूरा लिखे ही ये पूरा का पूरा काम हो गया। आपके में सजेशन नहीं आ रहा है तो आप ES7 एक्सटेंशन इंस्टॉल करो। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया है, पिछले लेक्चर एक बार देखिए। ES7 एक्सटेंशन इंस्टॉल कीजिए और जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से आपके में आ जाएगा सजेशन। और यहाँ पर आप जो है इस तरह से शो करो, इस तरह से प्रोडक्ट को शो करो। इस तरह से आप जो है प्रोडक्ट को शो कीजिए। और प्रोडक्ट को शो भी कैसे करेंगे, देखिए। प्रोडक्ट को आप शो करेंगे इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट, और एंगुलर ब्रैकेट के बाद जो इस तरह से प्रोडक्ट और इस तरह से स्लैश करके बंद। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह आप यूज करेंगे। जैसे कि इमेज क्या होता है, इमेज इस तरह से एमजी लिखते हैं ना, इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। देखिए ये अपने आप हो गया क्लोज। उसी तरह से जब भी आप एक इसको इस तरह से कंपोनेंट बनाओगे, उस कंपोनेंट को आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इस कंपोनेंट को कोड को आपको यहाँ दिखाना है। तो आप इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। आपने जिस नाम से इंपोर्ट किया है वही नाम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया। तो अभी देखिएगा यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहा है, यहाँ आपको प्रोडक्ट दिख रहा है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर जो है मैं इस प्रोडक्ट की जगह पर अगर मैं H1 करूँ और यहाँ पर मैं करूँ वेलकम टू दी आपका प्रोडक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट कंपोनेंट किया तो देखिएगा यहाँ पर वेलकम टू दी प्रोडक्ट कंपोनेंट आ गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए प्रॉब्लम क्या। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मेरे पास इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये मैं H1 हटा दूंगा। मेरे पास जो है एक H1 है और यहाँ पर ब्रांड है, और ब्रांड में मैंने दे दिया iPhone 16, ठीक है। और एक जो है H3 है और इसमें प्राइस है, प्राइस मैंने दे दिया 70,000। अभी 70,000 चल रहा है आईफोन का, iPhone 16 का, ठीक है। ये 70,000 है। तो आप आउटपुट देखेंगे तो क्या आ रहा है, 70,000 आ रहा है, iPhone 16 आ रहा है। अब क्या करूं मैं कि अगर इसको मैं डुप्लीकेट कर दूं ना तो ये 2 बार आ जाएगा। देखिएगा ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया तो ये 2 बार आ गया, ठीक है। मैंने डुप्लीकेट किया 2 बार आ गया। मैं क्या करता हूं, इसको पकड़ के नहीं ऐसे ही रहने दो, अभी के लिए अभी से रहने दो। तो मैंने 2 बार किया तो ये डुप्लीकेट हो गया। अगर मैं क्या करूं, इसको 3 बार कर दूं, मैं कर रहा हूं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो ये 3 बार आ जाएगा। देखिए मैं अगर 3 बार कर दूं तो ये जो है आपका 3 बार आ जाएगा। ये 3 बार आ चुका है। तो ये एक रिएक्ट का एडवांटेज है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि आप जो है कोई भी प्रोडक्ट इस तरह से बनाएंगे, कोई भी कोड लिखेंगे और उस कोड को, उस कंपोनेंट को अगर आप इस तरह से बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा कोड रीयूज हो जाता है। आपको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यानी कि अगर यही 2 लाइन का कोड को मुझे 6 बार लिखना होता तो मैं 6 बार पेस्ट करता, ठीक है।
तो इस तरह से आपका जो है रिएक्टर में चीजें काम करती है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास हर बार जो है सेम ही आ रहा है, ब्रांड आईफोन 16 प्राइस सेम आ रहा है। मैं चाहता हूँ अलग अलग अलग, यानी कि यहाँ पर आईफोन 16 है तो यहाँ पर आईफोन 17 आ जाए, यहाँ पर आईफोन 18 आ जाए, या फिर कुछ दूसरा मोबाइल आ जाए, प्राइस अलग अलग आ जाए। तो हम कैसे करेंगे? मुझे डायनेमिक चाहिए। तो डायनेमिक आप कैसे करेंगे? देखिए, तो यहाँ पर आप देते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स यानी कि सिंपल सी प्रॉपर्टी। प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टी यानी कि गुणधर्म। ये जो प्रोडक्ट है ये एक कंपोनेंट है, ये एक इंसान है समझ लो। तो इस प्रोडक्ट कंपोनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मैं दूंगा, ठीक है। तो इसको जो है मैं अभी के लिए एक बार करूंगा। अभी के लिए मैं इसको इस तरह से एक बार किया। अब एक बार करने के बाद यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट को देने वाला हूँ नेम। इस तरह से नेम मैं दे दूंगा इसको आईफोन। इस तरह से मैं दे दूंगा आईफोन 16, ठीक है। यानी कि इस प्रोडक्ट कंपोनेंट की एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है कि इसमें नेम नाम का एक प्रॉप्स है। जैसे कि आपके स्मार्टफोन की एक प्रॉपर्टी है, गुण है कि उसमें कैमरा है, उसमें जो है आपकी फ्लैश लाइट की फंक्शनलिटी है। उसी तरह से मेरा प्रोडक्ट नाम का कंपोनेंट है जिसमें फंक्शनलिटी क्या है? नेम नाम से, ठीक है। तो ये नेम क्या है? प्रॉप्स है, ठीक है। आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए, नेम लिखा एंटर किया ऐसे। नेम के बाद जो है उसका प्राइस है, तो इस तरह से आप प्राइस भी दे सकते हैं। तो ये प्राइस भी एक प्रॉपर्टी होगी। और प्राइस को या तो आप डबल कोट्स में इस तरह से दे दो 70,000, लेकिन जब आप इंटीजर देते हो तो आपको इस तरह से डबल कोट्स में नहीं देना चाहिए, आपको उसको कर्ली ब्रैकेट में देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में दे दिया 70,000 जो है मैंने इसको दे दिया। प्राइस के बाद अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे दीजिए इस तरह से कलर, और यहाँ पर कलर में दे दिया, इसको दे दिया मैं ब्लू दे दिया, इस तरह से ब्लू दे दिया। राइट क्लिक करके फॉरवर्ड कमेंट करूंगा तो ये जो है एक लाइन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट कंपोनेंट की क्या क्या ब्यूटी है, इस प्रोडक्ट कंपोनेंट की क्या क्या जो है प्रॉपर्टी है, इसमें नेम नाम की प्रॉपर्टी है, इसमें प्राइस नाम की प्रॉपर्टी है, इसमें कलर नाम की प्रॉपर्टी है, ये कहलाता है आपके प्रॉप्स। जैसे आपके फोन में फंक्शनलिटी होती है ना, 16 GB रैम, आपके 20 GB 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 40 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेकर, समझ रहे हो। तो ये आपके प्रोडक्ट कंपोनेंट की क्या है? फंक्शनलिटी है। अब मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट कंपोनेंट को फंक्शनलिटी दे दिया, अब मुझे इसको यहाँ पर यूज करना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा इस तरह से प्रॉप्स, PROPS, प्रॉप्स लिखूंगा, ठीक है। ये फंक्शन में मैंने यहाँ पर प्रॉप्स लिख दिया। प्रॉप्स यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी। अब जो यहाँ पर मैं आईफोन 16 लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर आईफोन 16 नहीं लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा, और कर्ली ब्रैकेट यूज करके इस तरह से प्रॉप्स डॉट मैं क्या करूंगा? मुझे दिखाना है उसका नाम, तो उसने मैंने क्या देखा है? नाम। तो यहाँ पर आपने अगर NAM स्मॉल में दे रखा है तो आप यहाँ पर स्मॉल में ही props.NAM करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एन की जगह पर अगर आपने इस तरह से कैपिटल एन दिया होता तो आप क्या करते? आप यहाँ पर इस तरह से कैपिटल एन ही करते, इस तरह से आप यहाँ पर कैपिटल एन करते, ठीक है। लेकिन मैंने स्मॉल एन दिया था तो मैं यहाँ पर जो है स्मॉल एन ही रखूंगा, ठीक है, स्मॉल एन ही रखूंगा। अब मैंने एक और प्रॉपर्टी दी है जिसका नाम है प्राइस। तो प्राइस को मुझे दिखाना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर ये जो मैंने हार्ड कोड किया है, ये हार्ड कोड ना करके मैं यहाँ पर करूंगा इस तरह से props.price, ठीक है। अब मैंने एक और प्रॉपर्टी दी है जिसका नाम है कलर, तो मैं क्या करूंगा? इसको डुप्लीकेट करूंगा, और डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर करने वाला हूँ COLR कलर, और यहाँ पर जो है props डॉट आप क्या करेंगे? आपको समझ में आ गया होगा, तो करेंगे इस तरह से कलर। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने COLOR दिया है तो यहाँ भी COLOR ही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा अब जो है ये आपकी इस तरह से ब्रांड और कलर और प्राइस जो है आ चुके हैं, ठीक है। अब जो है एक और चीज है कि मान लीजिए अभी तो आपने केवल 3 प्रॉप्स दिया है, आगे चलकर जब हम API से डेटा फेच करेंगे तो वहां पर 10-10 प्रॉप्स आते हैं, 12-12 प्रॉप्स आते हैं। तो क्या आप बार बार ये प्रॉप्स लिखते रहोगे? आप बार बार प्रॉप्स नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे? आप करेंगे डिस्ट्रक्चर आप कैसे करेंगे? देखिए, प्रॉप्स को बेटर में लिखने का तरीका है डिस्ट्रक्चरिंग। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद जो है आपने क्या क्या प्रॉपर्टी दिया था? मैंने दिया था नेम, प्राइस और कलर, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर में मैं करूंगा नेम कॉमा, इस तरह से नेम कॉमा प्राइस कॉमा नेम प्राइस और कलर, इस तरह से जो है मैं लिखूंगा। तो जब मैं इस तरह से नेम प्राइस कलर को डिस्ट्रक्चर कर लिया तो मुझे है यहाँ पर प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे प्रॉप्स लिखने की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बिना प्रॉप्स लिखे भी मेरा काम जो है चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिना प्रॉप्स लिखे मेरा काम हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर जो एप कंपोनेंट है, ये एप कंपोनेंट कहलाएगा आपका पेरेंट कंपोनेंट। पेरेंट कंपोनेंट इसलिए क्योंकि यहीं से कोड आपका स्टार्ट हो रहा है, और ये जो प्रोडक्ट कंपोनेंट है ये कहलाएगा चाइल्ड कंपोनेंट। क्यों कहलाएगा? क्योंकि आपने पेरेंट ऐप के अंदर में प्रोडक्ट कंपोनेंट को यूज किया है, तो ऐप पेरेंट कहलाया और चाइल्ड कह और आपका प्रोडक्ट चाइल्ड कहलाया। ठीक है, तो आप यहाँ पर पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्रॉप्स को हम डेटा भी बोलते हैं कि आपका डेटा कैसे पास करते हैं पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, तो हम यूजिंग प्रॉप्स। ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि हाउ वी कैन पास डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, तो आपको वहां बताना होता है कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स वी कैन पास डेटा फ्रॉम दी पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, यानी कि प्रॉप्स की मदद से हम पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं। अब मैं इसको डुप्लीकेट करूं, इस तरह से इसको मैं डुप्लीकेट करूं तो वही एज इट इज सारी चीजें सेम आ जाएंगी, लेकिन मुझे सेम नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आईफोन 16 की जगह क्या कर दो, 17 कर दो। 17 की जगह यहाँ पर 80 कर दो। 80 की जगह जो है आप यहाँ पर ब्लैक कर दो, तो आपका ये जो है चेंज हो गया। देखिए आपका ब्लैक जो है चेंज हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो कलर है नहीं होता, तो अगर कलर नहीं देंगे तो एरर कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ पर कलर आपको नहीं दिखेगा, आपको कलर जो है नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जब आप जो है वहां पर कलर नहीं देंगे तो आपको कलर जो है वहां पर नहीं दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पर कलर जो है देना चाहता हूँ। तो ये हमारा था सिंपल सा प्रॉप्स। अब जो है एक बार नोट्स को देखते हैं कि हमने सारी चीजें कवर की कि नहीं की। तो प्रॉप्स ये समझ में आ गया, डेफिनेशन आपको, पेरेंट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, वेरिएबल आप जो चाहे वो पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने जो है पर्सन कंपोनेंट बनाया है, पर्सन को यहाँ पर इंपोर्ट किया है, और यहाँ पर पर्सन में नेम पास किया है, एज पास किया है, सैलरी पास किया है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये सब प्रॉप्स कहलाएंगे, प्रॉपर्टी कहलाएंगे। ठीक है, अब ये है आपका चाइल्ड कंपोनेंट। चाइल्ड कंपोनेंट यानी कि वो कंपोनेंट जहाँ पर आप प्रॉप्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने प्रॉप्स कीवर्ड है, आपको ये कंपलसरी है, आपको प्रॉप्स कीवर्ड लिखना है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और आपने यहाँ पर नेम पास किया है तो यहाँ पर नेम लिखेंगे, एज पास किया तो एज लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से अब जो है ये आपका आउटपुट आएगा। अब जो है प्रॉप्स को लिखने का बेटर तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाया है, और यहाँ पर हमने डिसीजन में ये सब चीजें DSC में ये सब चीजें पास की है। तो पास करने के बाद जो है आपने यहाँ पर टाइटल में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी आप पास कर सकते हो, DSC। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को पूरा पास किया, जब आप यूज करेंगे तो DSC डॉट इस तरह से आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है करना है। ठीक है, इस तरह से चीजें जो है काम करती हैं, ये बहुत जो है ज्यादा ही सिंपल होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये जो है इसको एक बार दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बनाया कॉस्ट, और कॉस्ट में बनाया ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट में मेरे पास क्या है, इस तरह से है आपका जो है रैम है। ठीक है, रैम मान लीजिए मेरे पास है आपका 4 GB रैम है, और 4 GB रैम के बाद जो है मेरे पास है रोम है, और रोम है 128 GB, और 128 GB के बाद जो है मेरे पास बस इतना ही है, दो चीजें हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक और ले लूंगा मैं, प्रोसेसर। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर को चिप बोलते हैं, चिप बोलेंगे। चिप को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंटेल i9 ले लिया। ठीक है, तो इसको जो है इंटेल i9 को मुझे क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट को पास करना है। तो मैं कैसे पास करूंगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ओबीजे देना है तो ओबीजे लिख दो। आप जो चाहे वो लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ओबीजे नाम का वेरिएबल है तो आप ओबीजे ही लिखेंगे, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप जो चाहे वो लिख लो। यहाँ पर मैं लिख लिया, यहाँ पर जो है मैं सुमन ही लिख सकता हूँ, लेकिन मैं सुमन नहीं लग रहा हूँ। यहाँ पर मैं डेटा लिख दिया, डेटा में इक्वल टू करके यहाँ पर मैं लिख दिया ओबीजे। मैंने क्या लिख दिया, ओबीजे लिख दिया। अब ओबीजे लिखने के बाद क्या करेंगे, इस डेटा को आपको डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कॉमा करेंगे, और कॉमा करके यहाँ पर करेंगे डेटा। अब डेटा के अंदर में आपका जो मटेरियल है, यानी कि डेटा के अंदर में क्या है, डेटा डॉट रैम, डेटा डॉट रोम, डेटा डॉट चिप करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं करूँ, और यहाँ पर मैं करूँ इसको P करूँ, और रैम इक्वल टू मुझे शो करना हो तो क्या करूँगा, डेटा डॉट रैम, डेटा डॉट रोम, और आपका ये क्या हो गया। ठीक है, और मैं करूँगा आपका डेटा डॉट आपका चिप, इस तरह से, और CHIP था ना, मैंने वही CHIP दिया था ना, तो मैंने हाँ CHIP दिया था, चिप दिया था। अब ये करने के बाद जो है यहाँ पर रैम की जगह हम कर लेंगे रोम, और रोम की जगह हम कर लेंगे चिप। ठीक है, रोम की जगह हम कर लेंगे चिप कर लेंगे।
इस तरह से मैंने चिप कर लिया। तो देखिए यहाँ पर जो है, और ये एरर आ गया, एरर आ गया, एरर आ गया, एरर आ गया, एरर आ गया। तो देखिए एरर क्या आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने डेटा किया, ओबीजे किया, रैम किया, रोम किया। चेक करते हैं क्या एरर है, ठीक है। एरर मुझे कैसे पता चला, क्योंकि एरर ऐसे पता चला क्योंकि आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, और इंस्पेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके मैं इसको साइड में ओपन करूंगा, और यहाँ से मैं ओपन करूंगा अपना जो है कंसोल। आपको कंसोल मेरा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है रैम। तो ये क्या बोल रहा है कि नॉट रीड आपकी प्रॉपर्टी रैम, रैम को रीड नहीं कर पा रहा है। तो RAM रैम को वो रीड नहीं कर पा रहा है। अब वो क्यों रीड नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर हमने डेटा पास किया, डेटा में जो है ओबीजो दे दिया, और ओबीजो देने के बाद जो है यहाँ पर डेटा डॉट रैम किया, तो वो रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अगर डबल कोट्स में दे दूं, ठीक है, मैंने सिंगल कोट्स दिया था वैसे, हालांकि इसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अभी देखा अभी भी ये नहीं कर पा रहा, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करा, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोडक्ट डॉट जेसिस में डेटा डॉट रैम को नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या करो, आप एक बार प्रोडक्ट में जाइए, और प्रोडक्ट में जाने के बाद जो है आप यहाँ पर कंसोल लॉग करो, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कीजिए, और यहाँ पर कीजिए आप करो डेटा, डेटा करो। जब आप डेटा करेंगे तो आपको कंसोल लॉग में दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो है मेरा जो है, देखिए, हाँ इसको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है मेरा चीप रैम ये सब तो आ रहा है, लेकिन ये कैन नॉट रीड जो है अनकेच टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रैम। तो मुझे डेटा डॉट रैम ही करना था, तो मैंने यहाँ पर डेटा डॉट रैम ही किया है। अगर मैं यहाँ पर डेटा डॉट रैम करूँ, डेटा डॉट रैम करूँ तो मेरा आना चाहिए। तो ये 4 GB तो आ ही गया ना, 4 GB तो आ ही गया, बट ये कर्ली ब्रैकेट में ये शो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। आ, तो ये शो होना चाहिए, देखते हैं ये शो क्यों नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये बोल रहा है कि ये अनडिफाइन है। अनडिफाइन मतलब कि आपका रिएक्ट जो है डेटा को, वो डेटा डॉट रेम को वो समझ नहीं पा रहा है कि डेटा डॉट रेम क्या है, वो रीड नहीं कर पा रहा है। तो आपको रिएक्ट को बताना पड़ेगा कि जो आपका डेटा है वो डेटा आपका नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। जैसे कि नेम, प्राइस और कलर एक नॉर्मल वेरिएबल थे, तो आपने नेम करा, प्राइस कर दिया, तो मेरा डेटा एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको रिएक्ट को बताना पड़ेगा कि डेटा आपका एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका रिएक्ट समझ जाएगा कि ये जो है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डेटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इसीलिए आपने डेटा डॉट रेम किया है, ये आपका समझ जाएगा। तो जब आप इस तरह से एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो आपका ये जो है इस तरह से चीजें जो है आपकी काम करनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका जो है इस तरह से चल चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रैम आ रहा है 4 GB 128 GB आपका आई, और जो है आई इंटेल i9, लेकिन ये मेरे सेकेंड में यहाँ पर नहीं आ रहा है। उसका रीजन क्या है, ये नहीं आ रहा है, इसका रीजन ये है कि आपने ये जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट था इसमें आपने पास ही नहीं किया है। ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट आपका अलग है, ठीक है। दोनों जो है अलग अलग आपके क्या है, दोनों अलग अलग आपके प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पास किया है, यहाँ पर पास नहीं किया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर सेकेंड कंपोनेंट में डेटा पास नहीं किया है तो मुझे यहाँ पर ये भी नहीं दिखने चाहिए, रैम रोम चिप नहीं दिखने चाहिए। अगर मैंने पास नहीं किया तो नहीं दिखने चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करें, ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।